नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, हमने जो सीरीज़ चलाई थी जिसके अंतर्गत हम आपको जो सीटेट जो दिसंबर 2022 में पेपर हुए थे, जो मतलब इस बार जनवरी फरवरी में पेपर हुए थे, उसके सारे पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने आपको मैथ के पेपर, सुबह की क्लास जो हमारी होती है उसमें मैथ के पेपर को सॉल्व कराते हैं। तो उस सेशन के अंतर्गत आज हम आपको 23 जनवरी जो 2023 को पेपर हुआ था उस पेपर को मैथ के सॉल्व कराएंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफ़ेद फूल थे। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियाँ हों तो उस गुच्छे में कुल पंखुड़ियाँ पूछ रहा है। तो हमें पहले देखना है क्या उस गुच्छे में फूल कितने हैं। फूल कितने हैं? 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले प्लस 4 सफ़ेद फूल हैं। तो कितने हो गए? 10 5 15, 15 4 19, 31 फूल टोटल हो गए। अब प्रत्येक फूल में कितने पंखुड़ियाँ हैं? 6 पंखुड़ियाँ। तो टोटल पंखुड़ियाँ कितनी हो जाएंगी? 31 गुणे 6, 6 का नम 6, 6 3 18। तो कितना आ जाएगा? 186। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है कि नंबर को हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। नंबर्स रिटन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर। चलिए देखते हैं इसमें। 35 68 25 142 52 नहीं, ये नहीं है। देख लीजिए यहाँ बीच में ये संख्या आ गई, फिर उससे बड़ी है तो ये नहीं होगा। बी देखते हैं 52 49 35 68 25 42 22 50। हाँ, ये ठीक लग रहा है। सी देखते हैं। सी देखिए नहीं, पहले ही छोटी संख्या है। डी देखते हैं। नहीं, देखिए यहाँ बड़ी संख्या, ये इससे छोटी संख्या। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 52 49, फिर उससे छोटी है 35 68, फिर उससे छोटी 25 42, फिर 22 50, फिर सबसे छोटी 12 48। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केले के पहले गुच्छे में दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 केले अधिक थे। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केले से 3 केले कम है तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या क्या है? तो इसमें क्या कह रहा है कि केले के पहले गुच्छे हैं जो, उसमें दूसरे गुच्छे के केलों की संख्या से 1/4 संख्या अधिक है। यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केले से 3 केले कम है तो पहले गुच्छे में केलों की संख्या क्या है? चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं हम क्या, पहले गुच्छे में मान लेते हैं हम दूसरे में यक्स केले हैं, ठीक है। तो पहले में कितने हो जाएंगे? यक्स प्लस 1/4 और हैं, तो x/4 बराबर 5x/4 पहले गुच्छे में है। अब कह रहा है कि यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे के केले से 3 केले कम है तो दोनों घटाने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 3 केले कम है तो दोनों घटा दो, 3 आएगा। तो 5x/4 माइनस यक्स बराबर कितना है? 3। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? इसको आप रेशियो लेंगे, x/4 बराबर कितना आ जाएगा? 3। यक्स बराबर आ जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है कि संख्या 998 में यदि पहले और तीसरी अंकों की आपस में बदल दी जाए और आरंभिक और नई संख्या में अंतर हमें बताना है। तो क्या कह रहा है? पहली और तीसरी संख्या बदल रहा है तो 8 हो जाएगा इसमें और 9 हो जाएगा और 899 हो जाएगा। और पहली संख्या क्या थी? 988 थी। इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा यहाँ कितना आ जाएगा? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा, क्योंकि संख्या कितनी थी हमारी? 988 थी और पहली और तीसरी संख्या को बदलना था। तो 8 यहाँ आ जाएगा, तो 8 ये आ गया, 9 यहाँ चला जाएगा तो 9 यहाँ आ जाएगा, 899 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 99। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है कि 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72 में सबसे छोटी भिन्न हमें बतानी है। चलिए देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पहले हम डिनोमिनेटर को सब सेम कर लेते हैं। तो 4/9 को हम क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। 32 कितना हो जाएगा? 9 8 72, 32/72 हो गया। 11/12 क्या कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा? 66/72 हो जाएगा ना। और 1/8 को क्या कर देंगे? 9/72 हो जाएगा। 5/36 तो है ये, तो कितना हो जाएगा? 10/72 हो जाएगा ये, और 5/72 है ये है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या इसमें 5/72 ही तो है। 72 में से 5वां भाग ये है। उसके बाद कौन सी सबसे छोटी है? 9/72। 72 भाग हैं आपके पास, मान लीजिए 72 सेब हैं, 72 में से आप 9 सेब ही लिए, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 72 में से आप सिर्फ 5 सेब लिए यार ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है?
डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेसिमल उसिमल वाले में बहुत दिक्कत होती है, समय भी लगता है। इसमें मैंने आराम से बता दिया। 72 सबसे बड़ी संख्या थी तो 9 8 72 कर दिया, 12 6 72 कर दिया, 8 9 72 और 36 दूनी प्रत्येक गुणा कर दिया। तो यहाँ इधर भी वैसे ही हो जाएगा। फिर जो छोटी हो उसको मैंने मान लिया, तो 5/72 वैसे ही है छोटी। प्रश्न 6 है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है। तो चलिए 1000 के अभाज्य गुणनखंड हम देखते हैं। 1000 2 जाएगा 500, 2 जाएगा 250, 5 125, 5 25, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 यहाँ 2 की पावर क्यूब गुणे 5 की पावर क्यूब आ गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे निकालते हैं? पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, फिर पावर को जोड़ देंगे। 3 और 3 6 आएगा इसका आंसर, 3 और 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7 है, यदि 976.21 और 243.72 के योगफल में 921.20 और 212 के योगफल को घटाया जाए तो परिणाम हमें बताना है। तो 976.21 है और 243.72 है। कितना आएगा ये? 3 9 9 1 12 1219.93 आया। अब दूसरा देख लेते हैं। 900 कितना है? 921.20 और 212.85 कितना हो जाएगा? 05 और 2 1 3। अब इन दोनों को हम घटाते हैं, देख लिए कितना आएगा। तो 1219 पॉइंट कितना है? 1219.93 था और 1134 पॉइंट कितना था? 05 था। हाँ 13 में से 5 गया कितना आएगा? 8 और 8.88 देखते हैं लास्ट में क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ही में तो लास्ट में 0.88 है, तो इससे आप टाइम बचा सकते हैं। 0.88 आया, इधर आपको करने का ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 0.88 देखेंगे। अब इसमें तो 0.78 है, ये नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 88 एक में ही है तो 88 कर लीजिएगा। अगर 88 भी सेम होता तो ये वाली संख्या आप निकालते 5, उसके बाद 5.88 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? समय बचाने के लिए आप ऐसे ही ट्रिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? इनफाइनाइट, अपरिमित, मतलब जिनकी कोई संख्या ना हो। एक वृत्त में बहुत सारी सममित रेखाएं होती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है 6 समबाहु त्रिभुज के प्रयोग से आप निम्नलिखित से कौन सी आकृति बना सकते हैं? 6 समबाहु त्रिभुज से आप क्या बना सकते हैं? आप हम बताइए। समबाहु त्रिभुज लीजिए, ये आप क्या बना पाएंगे? तो इसमें इससे क्या बनेगा? इससे समषट्भुज तो ही बनेगा। 6 समबाहु त्रिभुजों से क्या बनता है? समषट्भुज बनता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है कि नीचे दी गई तालिका में 2 स्तंभ x और y हैं। स्तंभ x के दिए गए कोण के प्रकार से, स्तंभ y के दिए गए कोण के प्रकार से हमें बताना है। चलिए देखते हैं। राइट एंगल देखिए 90 डिग्री कहाँ दिया गया है? राइट एंगल बी से मिलेगा। तो इसमें कौन सा सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं सी का बी किस में है। सी का बी सिर्फ एक में है, तो बाकी आपको करने की जरूरत। एक मिनट देखते हैं फिर से। डी का बी होना चाहिए ना, डी का बी होना चाहिए। तो ये कट गया क्योंकि राइट एंगल का बी होना चाहिए। तो ए बचा और डी बचा। अब देखते हैं कि स्ट्रेट एंगल कितने का होता है। देखते हैं, इसमें मिलान करते हैं। एक्यूट एंगल ए का किससे मिलेगा? एक्यूट एंगल ए का डी से मिलेगा ना। एक्यूट एंगल क्या होता है? 45 डिग्री होगा ना। तो ए का डी होगा, ए का डी भी दिया गया है। बी का क्या है? सी होगा। बी का देखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। जी हाँ, ए का सी हो, बी का सी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए का डी हो जाएगा, एक्यूट एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। बी का सी हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। और स्ट्रेट एंगल जो दिया गया है डी का क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, इट इज़ गिवन दैट वेट ऑफ 1500 कॉइन्स इज 9 kg, वट इज़ द वेट ऑफ 2200 कॉइन्स। कह रहा है 1500 सिक्कों का भार कितना है? 9 किलो है। 2200 सिक्कों का भार हमें बताना है। तो एक सिक्के का भार क्या हो जाएगा? एक कॉइन का भार बताइए।
9/1500 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये बताइए 2200 सिक्कों का भार क्या हो जाएगा, गुणे 2200 हो जाएगा। एक सिक्कों का भार ये है तो 2200 का क्या, गुणे 2200, जीरो से जीरो कट जाएगा और 3 5 15, 3 3 9, कितना आ जाएगा 3 गुणे 22/5 आ जाएगा। तो कितना होगा 5 4 जा 20, 4.4, 3 4 जा कितना आ जाएगा 12, 13.2 kg आएगा। तो देखते हैं 13.2 kg क्या मतलब होगा, 13 kg 200 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है कि सीमा ने एक 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिज़ाइन था। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिज़ाइन से ट्रेस करना चाहती है, जिसे वह बाद में पेंट करेगी। उसे कितनी बार इस ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा कि उससे उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इसको बताइए कैसे होगा ये। साड़ी की टोटल लंबाई कितनी है सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया गया था, हमें इसको भी सेंटीमीटर में बनाना होगा। 510 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5.1 में कितना हो जाएगा 510 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब हमारे पास क्या है 510 सेंटीमीटर की साड़ी है, ठीक है। और एक बार काटने पे क्या हो जाएगा 30, हमें कितना एक कटिंग करना है 30 सेंटीमीटर एक बार में, तो कितनी बार करना हो, कवर करने के लिए हम दोनों भाग कर देंगे, 0 0 कटेगा 17, तो आंसर कितना आ जाएगा 17 बार जब हम 30 सेंटीमीटर करेंगे तभी तो 510 को कवर किएंगे। एक बार मान लीजिए आप 30 सेंटीमीटर कवर कर लिए, तो अब कह रहा है कि 510 हमें कवर करना है, कितनी बार जाएंगे 30 सेंटीमीटर को भाग कर देंगे 17 बार जाएंगे तभी तो 510 सेंटीमीटर कवर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है 9:10 से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या होगा। कह रहा है 9:10 से 4 घंटे 20 मिनट घटाना है। अब लेकिन इसमें 10 और 20 का फर्क है, इसको मैंने कई बार बताया है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8:70 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 8:70 भी तो लिख सकते हैं, भागे 4 20 घटा देंगे। अब तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4, तो आप कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको आप 8:70 मैंने कैसे लिखा आपको पता है, 9 घंटे 10 मिनट का क्या मतलब होता है, 8:60 हो गया क्या 9 बजे, 8:60 बराबर 9 होता है ना। अब 10 मिनट और जोड़ना है तो प्लस 10 कर दीजिए, 9:10 करना है तो क्या हो जाएगा 8:70 हो जाएगा ना। इस तरह आप करिएगा आप, क्योंकि न्यूमरेटर तो छोटा है तो ऐसे घटा नहीं सकते हैं, तो मिनट को क्या करना है हमें मिनट बड़ा करना पड़ेगा। प्रश्न 14 है कि किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों के किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों को एक प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा यदि उनकी संख्या 8500 है, बताइए। प्रतीक कितने हैं इसमें कह रहा है किसी चित्रालेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष, मतलब 1000 समाचार पढ़ने वालों को एक प्रतीक से दर्शाया जा रहा है ना। 1000 समाचार पढ़ने वालों को किससे दर्शाया जा रहा है एक प्रतीक से, तो कह रहा है 8500 किससे दर्शाया जाएगा 8500 बटे 1000 से दर्शाया जाएगा ना। 0000 10 8.5 प्रतीक लगेंगे, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 1000 चित्र को 1000 समाचार पत्र पढ़ने वालों को कैसे दर्शाया जा रहा है एक प्रतीक से, तो 8500 कितना हो जाएगा गुणे 8.5 गुणे कितना हो रहा है 8.5 हो रहा है ना, तो इधर भी गुणा कर देंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 गुणे 11 बराबर 121, 11 गुणे, इसका तो सेम रूल है। इसको आप क्या करना है जितनी संख्या हो 1 2 3 4 5 उतनी संख्या पहले बढ़ाइए फिर उतना घटा दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 5। अगर 1 से गुणा हो रहा है तो जितनी संख्या हो, जैसे देख लीजिए 11 गुणे 11 है तो 2 संख्या है 1 की, तो क्या करिए पहले 1 ले जाइए फिर 2 ले जाइए फिर घटा दीजिए। अगर 1 1 1 3 है तो क्या करेंगे 1 2 3 ले जाइए फिर घटा दीजिए 2 1, और 4 संख्या है तो 1 1 1 1 है तो यहाँ 1 1 1 है 4 बार 1 है, क्या करेंगे 1 2 3 4 ले जाएंगे फिर 3 2 1 कर देंगे। अब इसमें 5 है तो क्या करेंगे, इसमें 5 था तो 1 2 3 4 5 करेंगे फिर 4 3 2 1 कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पेडागॉजिक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है। संख्याओं के चिन्हों को पहचानना, संख्याओं के शब्दों में लिखने की योग्यता, गिनती लिखने की योग्यता या वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। संख्या पूर्व कौशल कौन सा हो सकता है। अगर आप संख्या के चिन्ह पहचानते हैं तो क्या संख्या पूर्व कौशल है, नहीं, संख्या सीखने के बाद आप संख्याओं के चिन्हों को पहचानेंगे ना। संख्या पूर्व कौशल का क्या मतलब है कि संख्या जानने के पहले जो आप कौशल सीखते हो,
तो ये नहीं होगा। संख्याओं को शब्दों में लिखना, जब आप संख्या के बारे में नहीं जानते शब्दों में लिख सकते हैं। गिनती लिखने की योग्यता, गिनती भी नहीं लिख सकते ना। संख्या पूर्व कौशल पूछा, मतलब संख्या जानने से पहले का कौशल, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। प्रश्न 17 है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न एवं उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए? भिन्न समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इक्वल साइज सर्कुलर पाई पीस, वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े करने चाहिए। चित्र जो 1/2 और 1/4 को दर्शाते हों, या सामपट पर रेखाखंड दर्शाना चाहिए, या सांगपट पर लिखे भिन्न को प्रतिरूपात्मक रूप, नहीं ये भी नहीं दर्शाना चाहिए हमें। श्याम पट पर भी नहीं दर्शाना चाहिए हमें। वृत्ताकार पाई बना के सबसे अच्छा बच्चों को जो भिन्न सिखाया जाता है उसे वृत्ताकार पाई बना के ही सिखाया जाता है कि इसको ऐसे कर देंगे तो बताएंगे ये 1/4 है, ये एक रोटी है, इसका एक ये आधा भाग हो जाएगा, ये एक भाग हो जाएगा, ये एक भाग जो है कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ये वाला भाग। तो आप कैसे समझाएंगे? पाई बनाकर। बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है? अच्छे से पाई बनाकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है कि अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3/24 बड़ा है, तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा एक या 2 अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। यह किसका उदाहरण है? बताइए। यह लापरवाही त्रुटि है, या ये बोधगम्यता से संबंधित त्रुटि है, या अवधारणात्मक त्रुटि है, या दोनों लापरवाही त्रुटि और बोधगम्यता से संबंधित त्रुटि है? तो ये लापरवाही त्रुटि है, नहीं। बोधगम्यता संबंधित है, नहीं ये नहीं है। यह अवधारणा, उसकी जो कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उसका डेसिमल का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो कौन सी त्रुटि है? ये कॉन्सेप्चुअल एरर है। तो इसको क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उसे डेसिमल का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। प्रश्न 19 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य क्या है? बताइए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य क्या है? गणितीकरण गणितीय विचारों की व्याख्या करना और व्यक्त करना, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, या चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहता है? गणितीय विचारों की व्याख्या करना, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, नहीं ये कोई उद्देश्य नहीं है, गणित का भी नहीं होगा। गणित में अच्छा ग्रेड प्राप्त करना, ये भी उद्देश्य नहीं है एनसीएफ का। डी, चीज़ों को गणितीय ढंग से सीखने का कौशल, ये भी हो सकता है। कौन सा हो जाएगा? ए और बी और सी गलत है, बी और सी वाले काट दीजिए। सी कौन सा बचा? ए और डी। ऑप्शन नंबर ए कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतर विषयकता की वृद्धि में सहायक होती है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक वुड हेल्प टू इनहेंस इंटरडिसिप्लिनरिटी इन मैथमेटिक्स? पोर्टफोलियो, परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए। पोर्टफोलियो से आपकी अंतर विषयकता की वृद्धि में सहायता होगी? नहीं। प्रोजेक्ट से, हाँ प्रोजेक्ट से होगी। सी से होगी? सी से भी होगी। अवलोकन से नहीं, अवलोकन से आपकी जो अंतर विषयकता की वृद्धि थोड़ी ना होगी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी देखते हैं कौन से किस में है। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि किससे किससे होगी आपकी परियोजना? आप प्रोजेक्ट कार्य करेंगे तो आकलन तकनीक आपकी विकसित होगी, और क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो आकलन आपको सीखना है ना। प्रश्न 21 देखते हैं। सभा को विभिन्न अभिविन्यास में आयतों का एक सेट दिया गया। सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया। उसने देखा कि सभी आयत में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। वह वैन हेली की ज्यामितीय विकास के किस स्तर पे है? बताइए। दृष्टिकरण नहीं, वह चित्रों को समझ पाता है, ये तो लेवल 0 है। लेवल 0 में क्या है? वो सिर्फ चित्रों को देख सकता है। वो इसमें क्या कर रहा है? एनालिसिस कर रहा है ना। इसमें वह आयतों के विपरीत भुजाएं देखकर चित्रों को एनालिसिस करा है तथा उसी के हिसाब से संबंध बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें लेवल 0 क्या होता है? विजुअलाइजेशन जो है, इसमें विजुअलाइजेशन जो है वह लेवल 0 है, जिसमें क्या होता है? बच्चा सिर्फ वस्तुओं को जानता है और उनकी आकृति के आधार पर पहचानता है। जैसे गोल है तो रोटी है, ठीक है। लेवल 1 क्या होता है? विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है? आकृतियों के बीच में संबंध बनाता है। इसमें बच्चा आकृतियों के बीच में उनके गुण के आधार पर अंतर बता पाता है। सॉरी, लेवल 2 क्या होता है? इन्फॉर्मल डिटेक्शन, जिसमें क्या होता है? आकृतियों के बीच में संबंध बनाता है। और लेवल 4 क्या होता है? सूत्र आपको बता देगा बच्चा। और लेवल 5 में दृढ़ता आ जाती है उसके बारे में। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 22 है कि छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के एक अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? तो छात्रों की रचनात्मक क्षमताएं हमें बढ़ानी है तो कौन सी उपयुक्त सबसे होगी? विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा की गई समस्याओं को हल करने के लिए उसी युक्ति का पालन करने का निर्देश देना? नहीं। विद्यार्थियों को इस समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना? विद्यार्थियों को उसी पैटर्न पर अधिक अभ्यास करने कहना? नहीं। पैटर्न पर अधिक वो तो ड्रिल हो गया, ये गलत है, ये निगेटिव होगा।
समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी को निगमनात्मक दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। डिडक्टिव अप्रोच हमें कभी नहीं अपनानी है, हमें इंडक्टिव अप्रोच हमेशा अपनानी है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या ए बी क्या था, विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक, हाँ हमेशा हमें वैकल्पिक युक्तियाँ तलाशने के लिए बच्चों को कहना है कि आप इससे नहीं दूसरे तरीके से बताइए क्या इसका आंसर निकल सकता है। निकल सकता है कैसे होगा, नहीं निकल सकता तो बताइए कैसे निकल सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो बताइए, विद्यार्थी के अवधारणात्मक समझ पे, समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी को प्रक्रियात्मक प्रभाव के, विद्यार्थी के अनुकेली विवेचन, या गणित के बारे में विद्यार्थी की मनोवृत्ति पे क्या होना चाहिए। प्रक्रियात्मक प्रभाव मतलब फ्लुएंसी पे हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है कि बेटा आप x+5 का तुरंत जल्दी 2 सेकंड में वैल्यू दीजिए। हमें ये नहीं कि 1/2 + 1/2 के बारे में आपको 3 सेकंड में हमें आंसर दीजिए। ये जो है हमें फ्लुएंसी का ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ देखनी है। विद्यार्थी क्या करना, एडाप्टिव रीजनिंग मतलब उनकी अनुकूलिंग तर्कना देखनी है, और गणित के बारे में विद्यार्थी की जो मनोवृत्ति है उसके बारे में हमें देखना है। प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है कि प्राइमरी गणित के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्री के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। इन्हें बहुआधार अंकगणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। बताइए कथन किसका है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों की गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्री के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है। जॉल्टन डीन्स, हाँ तो गणित की मूल सामग्रियों से संबंधित कौन है, जॉल्टन डीन्स से है, तो मैथ का यही दिए थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसमें। बाकी पियाजे क्या दिए थे, संज्ञानात्मक विकास दिए थे। वाइगोत्स्की क्या था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। लेकिन जो जॉल्टन डीन्स थे ये मैथ से संबंधित सिद्धांत दिए थे कि बच्चा मैथ को कैसे कैसे किस स्टेप से सीखता है। प्रश्न 25 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या को बल देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या को कैसा बल देना चाहिए, मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणा का अनुभव करने पर। तकनीकी गणितीय भाषा नहीं, तकनीकी गणितीय भाषा प्राकृतिक और प्राथमिक स्तर पर थोड़ी ना होगा। विशिष्ट गणितीय चिन्हों, विशिष्ट चीज़ें हमें प्राथमिक स्तर पर थोड़ी ना बतानी है। केवल तो निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मूर्त स्तर पर अमूर्त गणितीय अवधारणा को बनाना है, हमें मूर्तता से अमूर्त की ओर ले जाना है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ्य योजना का सबसे कम उपयुक्त विशेषता है। यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाती है, हाँ बनाती है। यह शिक्षक को बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का अनुमान लगाने और उनसे निपटने में मदद करती है। यह बच्चों की सीखने की ज़रूरत और क्षमताओं के आधार बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है। या फिर यह छात्रों के तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। तो पाठ्य योजना में सबसे कम उपयुक्त क्या है इसमें कि यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत को विकसित करने में नहीं मदद करती है, बल्कि यह बच्चों को सीखने की जरूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि उनको देती है। यह कठिनाई को अनुमान लगाने में देती है। यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित भी करती है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 27 है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है। संरचनात्मक कक्षा की विशेषता क्या नहीं है, अध्यापक उस स्थिति को बनाने में मदद करें जहां बच्चे अवधारणाओं को खोजते हैं, हाँ ये भी है। अध्यापक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करें जो गणितीय अवधारणाओं के विकास के लिए आवश्यक है, ये भी है। अध्यापक समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि का उपयोग करना है, हमें संरचनात्मक कक्षा नहीं, यही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। हमें संरचनात्मक कक्षा मतलब इसमें फॉर्मेटिव क्लास होगी, जो बच्चे जिसमें मतलब खोजी अधिगम से सीखें, तो उसमें क्या हमें केवल मानक कलन विधि अपनानी है, बल्कि और विधियों खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। प्रश्न 28 है कि गणित की कक्षा में एक बच्चा कहता है कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 से गया। संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है, गणन, अंकित, क्रमसूचक या संख्यात्मक मान। तो बच्चा क्या है, उनका मतलब जर्सी नंबर 10 है, तो वह उनका नामिक है ना, नॉमिनल बात उसको बता रहा है कि वह 10 नंबर से ही नामित किया जाता है। सचिन को 10 नंबर 10 ही से ही नामित किया जाता है। जो गाड़ी की संख्या है वह 234 है। तो ये क्या है, गणन नहीं है। गणन क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन ये इसमें क्या है, बस संख्या 234 मतलब वो 234 नंबर की विशेष बस है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉमिनल स्तर का क्या है, ये नॉमिनल स्तर का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। क्या है प्रश्न, कथन और निष्कर्ष का है। कथन ए में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कारण R1 और R2 सही है, बताइए। कथन है एक छात्र 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है। रीजन है कि विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से सहज नहीं है।
छात्र को पुनः समूहीकरण करने के चरण को संचालित करने में कठिनाई होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें अगर एक बच्चा है 89 + 49 जोड़ने में सही नहीं है तो क्या उसमें क्या हो सकता है। हाँ, प्लेस वैल्यू की भी दिक्कत हो सकती है, ये तो सही है। और छात्रों को पुनः समूहीकरण, हाँ पुनः समूहीकरण मतलब 9 9 18 होता है, तो उसमें जो कैरी एक बचता है वही पुनः समूहीकरण कहलाता है, उसको अगली संख्या में जोड़ना पुनः समूहीकरण कहलाता है। तो छात्रों को पुनः समूहीकरण करने में भी कठिनाई हो रही है। कौन सा हो जाएगा, दोनों रीजन सही हैं। कौन से है ऑप्शन, R1 इज ओनली करेक्ट, R2 इज ओनली, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बोथ R1 एंड R2 इज करेक्ट। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 30 है। एनईपी 2020 विशेष बल देती है, बताइए एनईपी 2020 किस पे बल देती है विशेष। विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर, 100% रोजगार देने के प्रबंध पर, मुफ्त शिक्षा के देने के प्रबंध पर, या प्रत्येक बच्चे के सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। तो एनईपी क्या 2020 विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाओं के विकास पर बल देती है, नहीं। मुफ्त शिक्षा देने के प्रबंध करती, नहीं ऐसा भी नहीं है। और 100% रोजगार देने के प्रबंध करती है, ये भी नहीं है। क्या करती है एनईपी 2020, प्रत्येक बच्चे के सृजनात्मक क्षमता के विकास पर बल देती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आज हमने 23 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था मैथ का, उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें 15 पेडागॉजिक थे तथा 15 न्यूमेरिकल थे। तो आप इसमें कमेंट में आप बताइएगा कि आपके कितने आंसर इसमें सही हुए। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तथा अगर आपको PDF प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल दे दिया गया है, वहीं से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। चलिए धन्यवाद।